Let's make career. नमस्कार, लेट्स मेक करियर में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम डिस्कस करते हैं राज्य सरकार के द्वारा विभिन्न सरकारी नौकरियों के लिए जो भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, उनमें कुछ ऐसे विभिन्न मुद्दे, कुछ ऐसे खास टॉपिक जो विद्यार्थियों के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। इसकी एक श्रृंखला हमने प्रारंभ की है। राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर से शुरुआत करते हुए हमने राजस्थान के इतिहास के कुछ भाग को भी इसमें टच किया। अब हम पढ़ रहे थे कि राजस्थान में किसान आंदोलन कब-कब, कौन-कौन से हुए और उसके बाद हमने जो लास्ट क्लास की थी उसमें हमने डिस्कस किया राजस्थान के प्रमुख जनजातीय आंदोलन। इन जनजातीय आंदोलन में हमने मुख्य रूप से 2 आंदोलन अभी पढ़े हैं। पहला है मेर द्वारा विद्रोह जो कि अजमेर मेरवाड़ा के आसपास का क्षेत्र है, वहाँ जो किया गया मेर विद्रोह और दूसरा हमने पढ़ा भीलों के द्वारा किया गया भील विद्रोह। एक बार थोड़ा-सा फास्ट रिकैप कर लेते हैं। मेरों के द्वारा विद्रोह क्यों किया गया? क्योंकि जो मेरवाड़ा का क्षेत्र है, अजमेर और उसके आसपास का जो क्षेत्र है, ये जो जनजाति के लोग थे, ये शुरू से ही स्वतंत्र रहते आए थे। ना मेवाड़ रियासत के अधीन कभी रहे, ना ही मारवाड़ के अधीन कभी रहे। जब अंग्रेज यहाँ आए, राजस्थान में जब अंग्रेज आए, तब उन्होंने इनको अपने पूर्ण नियंत्रण में लाने का प्रयास किया। और ये ऐसी जनजातियां थी जो किसी के भी नियंत्रण में रहना पसंद नहीं करती थी। अब ये स्वतंत्र रहना चाहते थे, अंग्रेज नियंत्रण में लाना चाहते थे, तो जाहिर सी बात है यहाँ से टकराव शुरू किया। तो यहाँ से टकराव की शुरुआत हुई और ये बाद में इसकी ही प्रतिक्रिया स्वरूप मेरों ने विद्रोह किया जो मेर विद्रोह कहलाया। ऐसे ही भील जो लोग हैं, भीलवाड़ा और उसके आसपास के क्षेत्र, वहाँ जो रहने वाले लोग हैं, आदिवासी थे, भील थे, ये भी स्वतंत्र रहते हुए आए थे। ये मुख्य रूप से अस्थायी रूप से या फिर स्थायी रूप से मेवाड़ की सेना में भी शामिल थे, सैनिकों के रूप में भी कार्य करते थे। अब जब अंग्रेजों के बीच में और देसी राजा रजवाड़ों के बीच में संधियाँ हुई, जिसमें सहायक संधि प्रमुख है, उसमें जब राज्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी अंग्रेजों को दे दी गई, तो राजा को सेना रखने का एक तरह से अधिकार समाप्त हो गया। तब ये जो भील लोग थे, ये राजा की सेना से भी बाहर कर दिए गए क्योंकि वो सेना ही भंग कर दी गई। अब ये बेरोजगार हो गए, अंग्रेज इनको अपने नियंत्रण में लाना चाहते थे, तो इन सब की प्रतिक्रिया स्वरूप भीलों ने भी विद्रोह किया। अब मेर विद्रोह एक बार हम नजर डाल लेते हैं। मेर विद्रोह हमने कल पढ़ लिया। मेर के साथ साथ भील विद्रोह की भी ज्यादातर जानकारी हमने पढ़ ली थी। भील विद्रोह में कल हमारी लास्ट बात जो हुई थी, इसमें हम गोविंद गिरी के योगदान के बारे में थोड़ा सा पढ़ रहे थे। ये जो आप फोटो देख रहे हैं, गोविंद गिरी का फोटो है। गोविंद गिरी ने भीलों को इकट्ठा किया और उनके आंदोलन को एक दिशा दी कि जैसे 1857 का आंदोलन दिशाहीन एक आंदोलन था, यहाँ भीलों का विद्रोह जो है गोविंद गिरी के आने के बाद उसको एक दिशा प्राप्त हुई। उन्होंने भीलों में न केवल उनको अंग्रेजों के खिलाफ जो भी उनके दमनकारी नीतियां थी उनके खिलाफ जागरूक किया, बल्कि उनमें सामाजिक सुधार, धार्मिक सुधार, जो जो कुरीतियां थी उनको भी सुधारने का इन्होंने प्रयास किया। अब आगे पढ़ते हैं कि भील विद्रोह में मानगढ़ धाम में जो घटना हुई, ये किस तरह से इतिहास में प्रसिद्ध है या कुख्यात है, क्या हुआ था। गोविंद गिरी अक्टूबर 1913 में मानगढ़ पहाड़ी पर पहुंचे और भीलों को पहाड़ी पर इन्होंने एकत्र होने के लिए संदेशवाहक भेजे, ये मैसेंजर भेजे। इन्होंने बुलाया कि यहाँ पहाड़ी पर हम एकत्रित होंगे, आगे की हमारी प्लानिंग करेंगे, आंदोलन को क्या दिशा देनी है या फिर समाज में जागरूकता के लिए हमें और क्या क्या करना चाहिए। अब यह धीरे धीरे बहुत सारी संख्या में भील इस पहाड़ी पर पहुंचे और उनके साथ में राशन पानी और हथियार भी ला रहे थे। मानगढ़ धाम की बात है, जिसको अब मानगढ़ धाम कहते हैं, तभी मानगढ़ पहाड़ी इसको कहते थे। अब इन गतिविधियों से क्या हुआ, आसपास का जो क्षेत्र है जिसमें सूत, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और ईडर, इन राज्यों को डर लगा। एक तरह से ये चौकन्ने हो गए कि ये इतने सारे भील एक जगह एक पहाड़ी पर क्यों इकट्ठा हो रहे हैं, और ऐसा कहा जा रहा है कि इनके पास हथियार भी है, राशन पानी है और हथियार भी है। यानी खाने पीने की व्यवस्था लेके बैठे हैं और हथियार भी लेके बैठे हैं, तो क्या ये कोई युद्ध लड़ना चाहते हैं या फिर ये मैसेज ही गलत है। तो इनको पर एक चौकन्ना होने का अवसर तो मिला। इनको लगा कि कुछ ऐसा चल रहा है जो हो सकता है कोई बड़ी प्रतिक्रिया यहाँ हो जाए। अब इन राज्यों ने क्या किया, इन राज्यों ने अपने से संबंधित जो अंग्रेज अधिकारी थे, इन्होंने मानगढ़ पर भीलों के जमावड़े और इनके पालों में युद्ध के लिए तैयारी कर रहे भीलों को कुचलने की प्रार्थना की। ये जो आस पड़ोस के राज्य के छोटे मोटे जो राजा थे, सामंत थे, जैसे कि सूत, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और ईडर। 6 से लेकर 10 नवंबर 1913 यहाँ मेवाड़ भील कोर की 2 कंपनियां भेजी गई। 104 104 वेलजली राइफल्स की एक कंपनी भेजी गई और 7वीं राजपूत रेजिमेंट्स की भी एक कंपनी मानगढ़ पर भीलों के जमावड़े को कुचलने के लिए भेजी गई। जैसा कल हमने भील विद्रोह में पढ़ा भी था कि भील विद्रोह को शांत करने के लिए ही भीलों की एक अलग सेना मेवाड़ भील कोर भी बना दी गई थी। उनके लिए जो इसलिए नाराज थे कि मेवाड़ की सेना से उन भीलों को निकाल दिया गया, तो उनके लिए अलग एक कोर बना दिया गया, मेवाड़ भील कोर। अब उनको ही दबाने के लिए भेजा गया है भीलों के विद्रोह को।
जो कि मानगढ़ पहाड़ी पर इकट्ठा हुए हैं। तो कौन कौन भेजे गए हैं? मेवाड़ भील कोर की 2 कंपनियां, 104 वैली जल्दी राइफल्स की एक कंपनी और 7वीं राजपूत रेजिमेंट की एक कंपनी, ये मानगढ़ पर भीलों के जमावड़े को कुचलने के लिए भेजी गई। लेकिन वार्ताएं विफल हुई, आपस में कोई बातचीत सफल नहीं हुई और 17 नवंबर 1913 को अंग्रेजी फौजों ने मानगढ़ की पहाड़ी पर आक्रमण कर दिया। यानी कि जितने सारे लोग वहां जमाव थे, खासतौर से सारे भील स्थानीय समुदाय के लोग, अब इन पर आक्रमण कर दिया और मानगढ़ की पहाड़ी के सामने दूसरी पहाड़ी पर ही अंग्रेजी सेना पहुंच गई, जो कि तोप मशीन गन लेके तैनात थी। उन्होंने वहीं से गोला बारूद दागे जाने शुरू कर दिए। 1 घंटे तक सेना में, अंग्रेजों की सेना में और मानगढ़ में जो भील हैं, इनमें मुकाबला चलता रहा, पर भीलों के पास कोई आधुनिक युद्ध सामग्री नहीं थी। जबकि दूसरी तरफ जो सामने उनका अपोनेंट था, उसमें ब्रिटिश आर्मी है या देसी रियासतों की सेना है, मेवाड़ की सेना है, राजपूताना राइफल्स, इस तरह की जो थी राजपूताना रेजिमेंट है। तो इस तरह की जो सेनाएं थी, उनके साथ वो लंबे समय तक लड़ने में सफल नहीं हो पाए। 1 आध घंटे युद्ध चला। उसके बाद मानगढ़ की पहाड़ी के नीचे तैनात जो अंग्रेजी फौज थी, उसने भी पहाड़ी को घेरने की कोशिश की और वो पहाड़ी पर ऊपर की तरफ चलने लगे। अब भीलों के पर चारों तरफ से गोलियां चल रही हैं। एक तो सामने एक पहाड़ी पर अंग्रेज हैं, नीचे भी चारों तरफ अंग्रेज ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं और उनको घेर लिया है। अब उनके लिए गोलियां चलाई जा रही हैं। इससे उनमें भगदड़ मची। कुछ भीलों ने आत्मसमर्पण किया, लेकिन उसके बाद भी गोलीबारी नहीं रुकी। फिर भी वो लगातार गोली चलाते रहे और एक दस्तावेज के अनुसार कहा गया कि 100 भील मारे गए। ये दस्तावेज अंग्रेजों के हैं और जाहिर सी बात है, अंग्रेजों ने तो जलियांवाला बाग का जो हत्याकांड था, उसको भी दबाने की, छुपाने की कोशिश की। उसको भी एक तरह से जायज ठहरा ही दिया था। तो सीधी-सी बात है, वो यहाँ भी सही आंकड़ा बताने वाले नहीं हैं। उनके अनुसार 100 लोग मारे गए और 900 भीलों को बंदी बना दिया गया और इसके साथ ही गोविंदगिरी, जो इनके एक तरह से लीडर थे, जो इनकी ऊर्जा का स्रोत थे, गोविंदगिरी और पुंजिया, इनको भी बंदी बना लिया गया। भील आंदोलन इस तरह से कुचल दिया गया। बहुत सारे निहत्थे भीलों की हत्या कर दी गई। फिर भी भील अपने गुरु की गिरफ्तारी को लेकर आंदोलित थे, गोविंदगिरी की गिरफ्तारी को लेकर। भीलों में गोविंदगिरी काफी लोकप्रिय थे और इसी कारण जब वो गिरफ्तार हो गए तो ये सभी नाराज हो गए। उन्होंने भीलों की जो सामाजिक धार्मिक कुछ कुरीतियां थी, उनसे उनको मुक्ति दिलाई थी, उनको जागरूक किया था और गोविंदगिरी की लोकप्रियता के कारण उनको आजीवन कारावास की जो सजा पहले मिली थी, उसको घटा के कर दिया गया 10 वर्ष की सजा, ताकि भीलों का जो गुस्सा है वो शांत हो जाए। और 7 वर्ष के पश्चात ही उनको रिहा कर दिया गया। लेकिन एक शर्त रखी गई। शर्त क्या रखी गई? कि वे सूत, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कुशलगढ़ और ईडर, इन राज्यों में प्रवेश नहीं करेंगे। पहले भी इन पर इस तरह की पाबंदी लगाई, तो ये राजस्थान छोड़ के गुजरात चले गए थे। अब फिर से वही पाबंदी लगाई और सरकारी निगरानी में ये अहमदाबाद संभाग के अंतर्गत पंचमहल जिले के झालोद नामक गांव में रहने लगे। इस तरह के सवाल पूछे भी जाते हैं जब इनको यहाँ से बाहर निकाल दिए गए, इन राज्यों से, सूत, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कुशलगढ़ और ईडर, जब इन राज्यों में प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई, तब ये कहाँ गए? तो ये गए पंचमहल जिले का एक गांव है, झालोद नामक गांव, वहीं ये रहने लगे और इसी स्थान पर सभी क्षेत्रों में जो भगत भील हैं, उनके प्रवचन सुनने वहां पहुंचने लगे। क्योंकि वो उनको अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे, तो उनसे जाके वो प्रवचन सुनते थे, तो वहां पहुंचने लगे। 2 आंदोलन अब पूरे हुए। पहला तो था मेर विद्रोह, जनजातियों के विद्रोह की बात कर रहे हैं, और दूसरा है भील विद्रोह। अब आगे जो अगला आंदोलन है जनजातियों का, उसमें है उदयपुर राज्य में मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में हुआ आंदोलन। अब ये आंदोलन कब हुआ, क्यों हुआ, पृष्ठभूमि क्या थी, परिणाम क्या रहे, अब इसको जानते हैं। जब असहयोग आंदोलन चल रहा था 1920 के दौर में, तो उसी के प्रभाव में 1921 में मेवाड़ में और मेवाड़ के राज्य के आसपास के जो भील हैं, गरासिया हैं, इन्होंने मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में भी एक आंदोलन छेड़ दिया। और एक तरह से एक अच्छा स्टेप था कि जैसे एक राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा आंदोलन चल रहा है, असहयोग आंदोलन पूरे देश में चल रहा है, अंग्रेजी सरकार इस समय दबाव में है, तो सीधा सा एक लॉजिक यही बनता है कि इस समय अगर आंदोलन करेंगे तो अंग्रेजों पर और ज़्यादा दबाव बनाया जा सकता है और यह भी संभव है कि अंग्रेज हमारी मांगे मान लें, विवश हो जाएं। क्यों? क्योंकि वो एक और नया विद्रोह नहीं सहना चाहते। तो उसी दौर में ये विद्रोह शुरू किया गया मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में। मोतीलाल तेजावत, जो कि उदयपुर राज्य के झारडोल ठिकाने के अंतर्गत कोलियारी गांव के निवासी थे और ओसवाल बनिया जाति के थे। अब उनकी जाति भी बताई गई है। जाति और वंश के सवाल खूब पूछे जाते हैं। अभी सेकंड ग्रेड एग्जाम में जो लोक देवता है,
जब मैंने आपको पढ़ाया था, यही अपनी बात हुई थी लेट्स मेक इस प्लेटफॉर्म पे, मैंने आपको ये भी बताया था कि जो लोक देवता और लोक देवियाँ हैं, लोक देवताओं के खास तौर से उनके वंश पूछे जाते हैं, उनकी जातियाँ, कौन चौहान वंशी है, कौन जाट वंशी है, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। और आया भी इस बार ग्रेड सेकंड में मेस्ता कॉलम में एक सवाल आया था। एक तरफ लोक देवता दिए हुए थे, दूसरी तरफ उनके वंश और जातियाँ दी हुई थी। तो ऐसे ही इनके भी पूछे जा सकते हैं। तो ये जो हैं मोतीलाल तेजावत, ये ओसवाल बनिया जाति के थे। कुछ समय तक जाडौल में ठिकाने पर इन्होंने कामदार के रूप में भी काम किया था और इस ठिकाने के भीलों के संपर्क में वो आए। तभी उन्होंने यहाँ की जो समस्या है उनको ठीक से समझा। जाडौल के जागीरदार के साथ कुछ मतभेद हुए, इनके आपसी विवाद हुए। फिर उन्होंने वहाँ की नौकरी छोड़ दी और नौकरी छोड़कर परचून का व्यवसाय, परचून यानी कि किराना स्टोर जिसको हम कहते हैं, ये व्यवसाय इन्होंने आरंभ किया। भील क्षेत्रों में घूम घूम कर मिर्च मसाला इस तरह की चीजें बेचते थे और इसके साथ साथ पोसीना ठिकाने में सामल्य नामक स्थान पर लगने वाले जो चित्रे विचित्रे के मेले हैं उसमें नियमित रूप से दुकान लगाते थे। यानी कि एक सामान्य बनिया व्यापारी जैसा होता है, ये वैसे ही थे। परचून की दुकान थी, परचून का सामान बेचते थे, यानी किराना का सामान जिसको आप कहते हैं। मिर्च मसाला पोसीना के ठिकाने में इन्होंने सामले स्थान पर मेले में भी दुकानें अपनी लगाई। इसके बाद अपने व्यापार के माध्यम से ही ये उदयपुर राज्य के भीलों के अत्यधिक निकट आ गए। जैसे कोई ये व्यापारी जैसे मेलों में अपना सामान बेचने जाते हैं, तो जब वो वहाँ जाते हैं, तो कुछ दिन वहाँ ठहरते हैं, वहाँ की जनता जो उनसे सामान खरीदने आती है, उनकी आपस में बातचीत होती है, तभी उनकी समस्याओं को भी जानते हैं, समझते हैं कि किन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। ऐसे ही इनके साथ हुआ। जब ये अपना सामान बेचने, मिर्च मसाले बेचने उदयपुर उसके आस-पास के क्षेत्र में जाते थे, तो वहाँ जो इनके ग्राहक आते थे, उनसे ये बात करते थे। बातों-बातों में पता चलता था कि इस क्षेत्र में क्या समस्याएँ चल रही हैं। फिर मोतीलाल तेजावत की समाज सुधार की गतिविधियां यहाँ से शुरू होती हैं और ये धीरे धीरे भीलों में काफी लोकप्रिय हो गया। इन्होंने जो उपदेश दिए, उन्हीं उपदेशों के साथ आदिवासियों का एक ही आंदोलन इन्होंने प्रारंभ किया। तो ध्यान रखना, एक ही आंदोलन किससे जुड़ा हुआ है, सवाल पूछा जाता है। मोतीलाल तेजावत, ये भीलों का ही एक विद्रोह है, उदयपुर और उसके आसपास के क्षेत्र में शुरू किया गया। अब एक ही आंदोलन का उद्देश्य क्या है? एक ही आंदोलन का उद्देश्य है राज्यों और जागीरदारों द्वारा जो किए जाने वाले अत्याचार हैं, भीलों के ऊपर जो किए जाने वाले अत्याचार हैं, जो शोषण है, इन सब के विरुद्ध इन भीलों को इकट्ठा करना, एक करना। एक ही का मतलब है एक, एकता लाना, कि हम छोटे-छोटे अलग-अलग विद्रोह कर रहे हैं और कहा जाता है संगठन में शक्ति होती है। तो जब तक हम सब एक नहीं होंगे, तब तक हमारे आंदोलन में वो ताकत, वो शक्ति पैदा नहीं होगी। इसलिए मोतीलाल तेजावत ने उन सभी भीलों को आपस में इकट्ठा करने की कोशिश की और यही आंदोलन कहलाया एक ही आंदोलन। मोतीलाल तेजावत की गतिविधियां झाडोल जागीर तक ही सीमित थी, लेकिन उनका प्रभाव यानी खुद की गतिविधियां फिजिकली तो यहीं तक ही पहुंच पाते थे। लेकिन बाद में से बात जब आगे तक पहुंचती है, जानकारी दूसरों को पहुंचती है, तो आसपास के क्षेत्रों में भी इनकी बातें फैलने लगी, पता चलने लगा, इनका प्रभाव बढ़ने लगा। और सीधी सी बात है, जब इनका प्रभाव बढ़ा, तो जो सत्ताधारी हैं, जो ऐसा अत्याचार कर रहे थे, वो थोड़े से विचलित हुए। उनको लगा कि हमारी सत्ता को चुनौती देने वाला कहीं कोई नया आंदोलन तो खड़ा ना हो जाए। इसलिए उन्होंने इसको अब चुनौती के रूप में लिया और भीलों को कुचलने की कोशिश की, उनके आंदोलनों को कुचलने की कोशिश की। इसी दौरान मोतीलाल तेजावत विजय सिंह पथिक और अन्य नेताओं से भी मिले। विजय सिंह पथिक के बारे में हमने पढ़ा था कुछ समय पहले, जब हम किसान आंदोलन पढ़ रहे थे, तो उसमें बिजौलिया किसान आंदोलन में जो दूसरे चरण का आंदोलन हुआ, बिजौलिया में जो पहले चरण का आंदोलन हुआ, ये तो वहाँ के स्थानीय लोगों ने अपने लेवल पर ही ये आंदोलन संचालित किया। दूसरे चरण में राष्ट्रीय स्तर पर जिसने आंदोलन को पहुंचाया, उनमें नाम आता है विजय सिंह पथिक। 1913 के बाद जो आंदोलन चला, तो इसी दौर में ये आंदोलन भी होता है। 1920 के बाद इसी दौर में विजय सिंह पथिक और मोतीलाल तेजावत की आपस में मीटिंग होती है, यानी वो मिलते हैं, एक दूसरे के विचार विमर्श समझते हैं। और जब विचार विमर्श समझेंगे, बातें करेंगे, तो उनको समझ में आया कि हम दोनों का उद्देश्य भी एक ही है। इसके बाद विचार विमर्श कर भीलों की समस्याओं को इन्होंने समझा, समाधान ढूंढने की कोशिश की और इस समय तक बिजौलिया किसान आंदोलन भी अपनी चरम सीमा पे था, जो उसका दूसरा चरण चालू हुआ था। अब मोतीलाल तेजावत भी काफी उत्साहित हुए इस बात से, क्योंकि एक ही क्षेत्र है ये, मेवाड़ के आसपास का ही क्षेत्र है। एक तरफ यहाँ भीलों का आंदोलन शुरू हो रहा है और वहीं बिजौलिया में भी आंदोलन शुरू हो रहा है, वहाँ किसानों का हो रहा है। किसान अपनी मांगे रख रहे हैं, ये जनजातियां अपनी मांगे रख रही है। तो जितना ज्यादा विद्रोह होगा, जितने भी विद्रोही हैं, ये उनके लिए अच्छी बात है, क्योंकि उससे अंग्रेजी सरकार को उतना ही ज्यादा परेशान किया जा सकता है और तभी वो इनकी बातों को मानने के लिए मजबूर होंगे। और राष्ट्रीय स्तर पर एक और आंदोलन चल रहा है जो इन सबसे बड़ा था, महात्मा गांधी के नेतृत्व में, वो था असहयोग आंदोलन। तो इन सब के कारण
अंग्रेजी सरकार पूरी तरह से दबाव में थी। इस समय तक बिजौलिया किसान आंदोलन भी चरम पर है। इस कारण मोतीलाल तेजावत भी काफी उत्साहित है, और जब उसे बिजौलिया के नेताओं के समर्थन का आश्वासन मिल गया, विजय सिंह पथिक जो वो लीडर थे उस समय बिजौलिया किसान आंदोलन के, जब उनको उनका भी एक तरह से समर्थन मिल गया, तो उन्होंने अपने कार्यक्रम को अंतिम रूप प्रदान किया कि अब आगे आंदोलन कैसे चलाना है। और फिर उन्होंने जुलाई 1921 में भीलों का करबंदी सहित असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर दिया कि हम टैक्स भी नहीं देंगे। करबंदी का मतलब कर यानी कि टैक्स, टैक्स भी बंद कर देंगे, और अब हम असहयोग आंदोलन में शामिल हो जाएंगे। गांधी जी द्वारा जो नेतृत्व किया जा रहा था जिस आंदोलन का, अब हम उसमें भी शामिल हो जाएंगे। जाडौल का जो सामंत था वो परेशान हुआ इस स्थिति से, और उसको लगा कि इस स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा ताकि आंदोलन को कुचला जाए। और इसके लिए उन्होंने 19 अगस्त 1921 को मोतीलाल तेजावत को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन होता है उल्टा हमेशा। अगर आप आंदोलन के लीडर को गिरफ्तार कर लें या उसको कोई सजा दे दें, या कई बार हो सकता है उसको मार दें अगर आप, तो इनसे आंदोलन दब तो नहीं, कुचल तो नहीं, सामान्य तो नहीं। या तो आपके पास और ज़्यादा शक्ति हो कि फिर से विद्रोह हो तो उसको कुचला जा सके। लेकिन अगर आपने सिर्फ नेता को गिरफ्तार कर लिया तो उससे आंदोलन दबाया नहीं जाता, बल्कि आंदोलन और ज़्यादा भड़क जाता है। यहाँ भी यही हुआ। जैसे ही मोतीलाल तेजावत की गिरफ्तारी हुई, तो इस गिरफ्तारी ने भीलों को और ज़्यादा उत्तेजित कर दिया। अब ये नेता को मुक्त कराने के लिए ये भील सारे इकट्ठे हुए, एक स्थान पर आए, एकत्रित हुए, और भीलों के ही भारी जमावड़े ने तेजावत को मुक्त करने हेतु ठाकुर को बाध्य कर दिया। यानी ये जो झाडोल का सामंत था, जिसने सोचा कि तेजावत को अगर गिरफ्तार कर लूंगा तो आंदोलन समाप्त हो जाएगा, लेकिन आंदोलन और ज्यादा उग्र हो गया। अभी मजबूर हुआ कि उनको मुक्त करे, और उन्होंने इनको मुक्त किया। अब जब मुक्त हो गए तो मुक्त होने के बाद मोतीलाल तेजावत को भी अपने आंदोलन की शक्ति का एहसास हुआ कि मेरे पीछे इतने सारे लोग हैं, ये जब मुझे मुक्त कराने के लिए इतनी ताकत लगा सकते हैं, तो क्यों ना हम इन सारे किसानों की मुक्ति के लिए, इन जनजातियों की मुक्ति के लिए बड़े स्तर पर आंदोलन करें। तो इन्होंने आंदोलन और ज़्यादा तेज कर दिया। दिसंबर 1921 तक उदयपुर राज्य में किसान और आदिवासी जो आंदोलन हुए, इनके कारण एक विस्फोटक स्थिति पैदा हो गई। भील आंदोलन बढ़ता गया, और इसके प्रभाव के कारण ब्रिटिश अधिकारियों ने 1 जनवरी 1922 को भीलों को कुछ छूट देने का निर्णय किया कि वो जो मांग कर रहे हैं, ऐसा करते हैं कि उनमें से कुछ मांगों की पूर्ति कर देते हैं। तो कुछ उन्होंने छूट देने की कोशिश की, और उसके बाद जागीरदारों को सलाह दी गई थी कि आंदोलन के परिणाम स्वरूप राज्य का यह निर्णय समर्पण का सूचक है, जिसने भीलों की इच्छा शक्ति को और अधिक बढ़ा दिया। मतलब बात का सार ये है, जैसे ही वहाँ के स्थानीय शासकों ने और अंग्रेजों ने इनकी कुछ मांगें मानी, इनको छूट देने की पेशकश की, तो आंदोलनकारियों को एहसास हुआ कि अगर ये हमारी कुछ बातें मान रहे हैं, तो इसका मतलब ये दबाव में हैं, ये झुकने के लिए कुछ तैयार हैं। तो हमें अपनी इच्छा शक्ति, अपने आंदोलन को और मजबूत करना चाहिए, ताकि हमारी पूरी तरह से जीत हो, संपूर्ण जीत हमारी हो। इसके बाद जनवरी 1922 में मोतीलाल तेजावत ने सिरोही राज्य में प्रवेश किया, और यहाँ भारी संख्या में जो भील और ग्रासी आदिवासी रहते थे वो सब इकट्ठे हुए। ये आंदोलन से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, उदयपुर के आंदोलन से बहुत प्रभावित थे, और सिरोही में ही ऐसा आंदोलन छेड़ना चाह रहे थे। मोतीलाल तेजावत ने जो काम उदयपुर में किया, सिरोही राज्य के लोग भी चाह रहे थे कि वो वही काम सिरोही में भी करें। वहाँ की भी जनता, वहाँ के भी आदिवासी जनजाति अंग्रेजों से और अपने स्थानीय जो सामंत और राजा हैं उनसे परेशान थे। अब मोतीलाल तेजावत ने जो उदयपुर में किया, वो चाहते थे कि ऐसा ही सिरोही में भी किया जाए। इसके बाद मोतीलाल तेजावत उदयपुर राज्य के भय से उदयपुर से भागकर सिरोही नहीं आए थे, जिन्हें एक बात बताई गई है, बल्कि सिरोही के जो भील और ग्रासिया हैं उनको अपना मार्गदर्शन देने के लिए वो यहाँ पहुंचे थे। अब उन्हें पूरा भरोसा हो गया कि उदयपुर में भी उनके जो अनुयायी हैं वो उनके बिना भी अब आंदोलन को चला सकते हैं। यानी कि अब इन्होंने उनको इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया है, इतना डेवलप कर दिया है कि अब ये खुद भी वहाँ ना रहे तो बाकी लोग आंदोलन संचालित कर सकते हैं। लेकिन सिरोही में इनकी जरूरत है, यहाँ भी आंदोलन इनको डेवलप करना है, नया आंदोलन खड़ा करना है। सिरोही राज्य मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में आदिवासी आंदोलन का एक दूसरा महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। पहला तो उदयपुर हो गया, और दूसरा अब केंद्र हो जाता है सिरोही। सिरोही में आदिवासियों की जो जीवन दशाएं थी, यहाँ का रहन सहन था, यहाँ के भीलों के ही समान थी। जैसे सिरोही में है वैसे ही उदयपुर में है। 1922 में तेजावत ने सिरोही राज्य के आदिवासियों में, राज्य के जो आदिवासी क्षेत्र हैं वहाँ प्रवेश किया, और उन्होंने उदयपुर के भीलों की पद्धति पर यहाँ गिरासे आदिवासियों में समाज सुधार के काम किए कि पहले तो सामाजिक सुधार किए जाए, कि समाज में जो कुरीतियां हैं पहले उनको निपटाया जाए, उनको सुधारा जाए।
उन्होंने गिरासियों के उत्थान के लिए कुछ समाज सुधार के साथ साथ कुछ आर्थिक संघर्ष भी प्रारंभ किया और 1922 जनवरी के महीने में भ्रमण करते हुए इन्होंने भीलों और ग्रासियों की कई सभाएं की। और ये किस लिए था? ताकि उनको इस बात के प्रति जागरूक किया जाए कि आपके साथ पहले हो क्या क्या गलत रहा है, उसका एहसास भी कराया जाए। कई बार जनता को अपने साथ जो अन्याय हो रहा है उसका बोध ही नहीं होता, वो उसको अपनी नियति मान लेते हैं। तो ये जो ऐसे समाज सुधारक थे, उन्होंने उस चीज़ का बोध कराने की कोशिश की। इसके लिए वो गाँव-गाँव, गली-गली घूमने लगे और उन्होंने बताया कि आपको अंग्रेज़ों को टैक्स नहीं देना है, यानी कि करबंदी करनी है। उनके साथ कोई सहयोग नहीं करना है, यानी कि असहयोग आंदोलन में भाग लेना है। फिर इसके बाद 11 फरवरी 1922 कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया अचानक से। गांधी जी ने कहा कि जैसे ही वो एक घटना हुई चौरी-चौरा स्थान पर, तो गांधी जी ने कहा कि अब हिंसक घटना हो गई है, अब मैं इस आंदोलन को आगे नहीं चलाना चाहता। जबकि आंदोलन एक अच्छे खासे मोड़ पर पहुंच गया था, वहां से गांधी जी ने आंदोलन को वापस ले लिया। अब जब आंदोलन वापस ले लिया, तो ब्रिटिश अधिकारियों ने पूरे भारत में किसानों को और आदिवासियों को कुचलने की नीति अपनाई। उनको लगा जिस आंदोलन का हमको सबसे ज़्यादा डर था, गांधी जी के नेतृत्व में जो चल रहा था, कि वो आंदोलन तो गांधी जी ने वापस ले लिया है। अब उस आंदोलन के साथ-साथ जो छोटे-छोटे आंदोलन चल रहे थे, भीलों के चल रहे हैं या ग्रासियों के चल रहे हैं या अन्य किसानों के आंदोलन चल रहे हैं, तो अंग्रेज़ों को अब एक अवसर मिल गया कि जैसे इनका लीडर थोड़ा-सा अब अगर दबाव में है, यानी कि महात्मा गांधी, उन्होंने जैसे असहयोग आंदोलन वापस लिया, तो छोटे-मोटे आंदोलनों को अंग्रेज़ों ने और ज़्यादा सख्ती से दबाना शुरू किया। इस दौरान यहाँ सिरोही की बात हो रही है, दीवान थे रमाकांत मालवीय, इन्होंने गांधी पथिक यानी कि विजय सिंह पथिक और राजस्थान सेवा संघ के नेताओं की सहायता से सिरोही के आदिवासी आंदोलन को समाप्त करने की कोशिशें की, प्रयास किए। पर ये असफल हुए, यानी कि यहाँ के जो आदिवासी थे, उन्होंने इस बात को नहीं माना और इन्होंने ग्रासियों के जो मुख्य गांव सियावा में कर वसूली के लिए सेना भेजने का निर्णय किया कि अगर ये बातचीत से नहीं मानेंगे, तो हमें बलपूर्वक इनसे टैक्स लेना पड़ेगा। सैनिक कार्रवाई में अनेक ग्रासियों की जान गई। ये भी यहाँ के आदिवासी हैं। फौज ने उनके घर को, अनाज को, पशुओं को जला के मार दिया या उठा-उठा के उनके अनाज को ले गए। भारी नुकसान उनको हुआ, लेकिन उसके बाद भी ये अभियान जारी रहा। फिर 5 मई 1922 सेना ने फिर एक दूसरे गांव पर आक्रमण किया। पहले यहाँ सियावा में किया, फिर बलौरिया गांव पर आक्रमण किया और इस गांव का बहुत बड़ा हिस्सा एक जला दे दिया, जिसमें 11 आदिवासियों की जान गई। और 6 मई को पहले जो हुआ था, मतलब 5 मई को हुआ, उससे पहले 12 अप्रैल को हुआ और 6 मई को भूला और नावाबास नामक इन 2 गाँव में भी सैनिकों के द्वारा आक्रमण किया गया। यानी एक-एक करके अलग-अलग गाँवों पर बार-बार आक्रमण किए जा रहे हैं और इन गाँवों की भी अधिकांश झोंपड़ियाँ, अधिकांश लोगों के घर जला दिए गए, सामान को लूट लिया गया। सेना के द्वारा ऐसा हो रहा है। सिरोही राज्य और अंग्रेजी सेना दोनों की संयुक्त कार्रवाई ये की गई, जिसमें भील और ग्रासियों का मनोबल धीरे-धीरे तोड़ने की कोशिश की गई। क्योंकि एक-एक गाँव को करके सेना जलाने लगी, वहाँ के लोगों को लूटने लगे और अपनी जो कर की वसूली थी उसको करने लगे। अब ऐसे में भूला, नवाबास और बलोलिया, इसके साथ ही अन्य जो प्रभावित गाँव थे, उनके मुखिया, आदिवासियों के मुखिया, सिरोही के दीवान और जो वहाँ का पॉलिटिकल ऑफिसर था, इसको मिले। कब मिले? 11 और 12 मई 1922 को। और साथ ही एक ही आंदोलन में पहले जो इन्होंने शपथ ली थी, वो एक ही की शपथ को तोड़ते हुए सहमति इन्होंने व्यक्त की। अब ये दबाव में आ गए, क्योंकि एक-एक करके बहुत सारे लोग यहाँ मारे जा रहे थे। अब इन अधिकारियों के समक्ष आदिवासी के मुखियाओं ने एक ही आंदोलन की निंदा करते हुए कहा कि हम इसमें अब शामिल नहीं हैं और अपने आप को एक ही आंदोलन से अलग घोषित कर लिया। जबकि मोतीलाल तेजावत चाहते थे कि जब तक हम एक हैं, जब तक हम संगठित हैं, तब तक हम शक्तिशाली हैं। अब अंग्रेजों ने इनको एक-एक करके तोड़ना शुरू किया। एक-एक गाँव पर सेना भेजकर आक्रमण करते और ये छोटे-छोटे गाँव होते थे, यहाँ की जो आबादी है बहुत ज़्यादा नहीं होती थी। 200, 400, 500 अगर लोग हैं एक गाँव में और वहाँ हज़ारों की संख्या में सैनिक भेज दिए जाएँ, तो सेना उन पर भारी पड़ती थी। तो पहले एक गाँव को लूटा, एक गाँव को जला दिया, फिर दूसरे गाँव में गए, फिर तीसरे गाँव में गए। तो इस तरह से गाँव वालों में डर पैदा हुआ और जब डर पैदा हुआ, तो ज़ाहिर-सी बात है सबसे पहला काम यही है आत्मरक्षा। तो ये मजबूर हुए आत्मरक्षा के लिए और इन्होंने जो एक ही आंदोलन में कसम खाई थी, वो वापस ले ली। अब एक ही आंदोलन में क्या कसम खाई थी? यही कसम खाई थी कि हम किसी भी परिस्थिति में सब एक हैं और एक होकर ही अंग्रेज़ों के खिलाफ हम अपना विद्रोह चालू करेंगे। अब अंग्रेज़ों ने इस तरह से इनको तोड़ दिया एक-एक करके। अब ये एक ही आंदोलन से अलग हो गए। तो इस तरह सिरोही के आदिवासी आंदोलन को सत्ता पक्ष के द्वारा कुचल दिया गया और अधिकारियों की मान्यता थी
कि आदिवासियों ने एक ही आंदोलन को किसी राजनीति के तहत ही स्थगित कर दिया है। यानी उनको लगता था कि ये ऐसा नहीं है कि अभी मान गए हैं, अभी कह रहे हैं तो मतलब मान गए हैं। अधिकारियों को लगा ये बस एक टेम्परेरी पड़ाव है, क्योंकि अभी सेना भारी पड़ रही है, तो ये लोग कुछ समय के लिए चुप हो जाना चाहते हैं। और उनको संभावना थी कि आंदोलन पुनर्जीवित होगा, फिर से इस आंदोलन में जान आएगी। तो यहाँ के दीवान ने और अधिकारियों ने सिरोही के जो शासक हैं उनको सुझाव दिया कि आदिवासियों को कुछ छूट और सहूलियत देकर ही पूर्णतः शांति स्थापित की जा सकती है, कि अभी तो आपने इनको दबाव में ले लिया है, तो इस वजह से ही आपकी बातें मान रहे हैं। पर इनके अंदर जो विद्रोह है वो पूरी तरह से तभी शांत होगा जब इनकी कुछ बातें, कुछ मांगे मान ली जाएं, कुछ इनको सहूलियत दे दी जाए। इसके बाद मोतीलाल तेजावत ने 1923 की शुरुआत में पुनः एक ही आंदोलन को प्रारंभ करने का प्रयास किया। फिर से चाहते थे कि आंदोलन को शुरू किया जाए, पर फिर से आंदोलन अभी उतनी तेजी से शुरू नहीं हो पाया। सिरोही राज्य में भाखर, भाखर के साथ सांतपुर, सांतपुर के साथ पिंडवाड़ा, इन परगनों में भी अशांति बनी रही। यहाँ भी मामला शांत नहीं हुआ और 1927 में आदिवासी पंचों ने सिरोही राज्य के अधिकारियों के साथ एक समझौता किया। समझौते के बाद थोड़ी सी शांति स्थापित हुई और मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में जो आरंभ हुआ सिरोही का आदिवासी आंदोलन था, वो दरअसल समाप्त तभी हुआ जब 1929 में मोतीलाल तेजावत गिरफ्तार हो गए। उसके पहले तक 1927 में फिर कोशिश हुई, 22 के बाद फिर कोशिश हुई। यानी कि ये पड़ाव में चलता रहा। आंदोलन पहले एक बार ऊपर उठा, फिर बाद में आंदोलन दबा दिया गया, फिर से आंदोलन अगला, जैसे उसको कुछ संजीवनी मिलती है, फिर से आंदोलन चल देता है, फिर दबा दिया जाता है। लेकिन वास्तव में जाके तभी शांत हुआ जब इस आंदोलन के जो सबसे बड़े नेता हैं, एक ही आंदोलन के, मोतीलाल तेजावत, उनको कर लिया गया गिरफ्तार। इसके बाद उदयपुर और सिरोही राज्य की जो भील और ग्रासिया हैं, ये 1921 से लेकर 29 के मध्य में मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में अशांत बना रहा ये क्षेत्र। राज्य, जागीरदार और अंग्रेज, इन सभी ने यहाँ के जो आदिवासी हैं, अशिक्षित थे, भोले भाले थे, उन सबको परेशान किया। इन पर बहुत सारे अत्याचार किए, कई तरह से इनको तोड़ने की कोशिश की और सैनिक कार्रवाइयों की एक सीरीज, यानी कि एक श्रृंखला प्रारंभ हुई। और श्रृंखला कैसे, पहले एक गांव पे कब्जा किया, वहां के लोगों को लूटा, दूसरे गांवों को जलाया, वहां के लोगों को लूटा, तीसरे गांव के पशु भी जला दिए, अनाज भी लूट के ले गए और लोगों को भी मारा पीटा। तो एक सीरीज, एक श्रृंखला शुरू हो गई। इसके बाद जनवरी 1924 की जो बात है, इसमें मोतीलाल तेजावत भूमिगत हो गए थे, छुप गए थे एक तरह से, क्योंकि उनकी गिरफ्तारी पर उदयपुर, सिरोही और ईडर राज्य, ये आसपास का जो क्षेत्र था, इन सब ने पुरस्कार घोषित कर रखा था। अधिकारियों की यह स्पष्ट मान्यता थी कि जब तक तेजावत को नहीं घेरा जाएगा या उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, तब तक आदिवासी आंदोलन शांत होने वाला नहीं है। और ऐसा हुआ भी। फाइनली जब 1929 में उनको गिरफ्तार कर लिया गया, तब जाकर ही आंदोलन अंतिम रूप से समाप्त हुआ। फिर 3 जून 1929 को ईडर राज्य की पुलिस ने खेड़ ब्रह्म नामक गांव में तेजावत को गिरफ्तार कर लिया। अब इस गांव का नाम याद रखना। किस राज्य की पुलिस ने गिरफ्तार किया, ये भी याद रखना। कब गिरफ्तार किया, वो डेट भी याद रखनी है। और किस गांव में गिरफ्तार किया, वो स्थान भी। तो ईडर राज्य की पुलिस ने सन 1929 में और खेड़ ब्रह्म नामक गांव में मोतीलाल तेजावत को गिरफ्तार कर लिया। फिर सन 1936 में कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ और तेजावत को जेल में ही रखा गया। 3 अप्रैल 1936 को इनको जेल से रिहा कर दिया गया, लेकिन एक शर्त लगा दी गई। शर्त ये लगा दी गई कि ये किसी भी आंदोलनात्मक कार्य में हिस्सा नहीं लेंगे और उदयपुर राज्य की अनुमति के बिना उदयपुर शहर से भी बाहर नहीं निकलेंगे। यानी कि शहर छोड़ के जाना भी इनका पाबंद कर दिया, कहीं नहीं जा सकते। एक तरह से नजरबंदी पर ये रख लिए गए। उदयपुर राज्य ने उनके गुजारे के लिए उस समय एक भत्ता दिया, ये था 30 रुपये प्रति माह। और फिर जनवरी 1945 में उनको फिर से बंदी बना लिया गया, क्योंकि उनको लगा कि फिर से आंदोलन की कोशिश हो रही है और उन्होंने भौमट क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश की थी इसी कारण। फिर फरवरी 1947 में जेल से रिहा उनको कर दिया गया और ये वो दौर आ गया था। 1946 के बाद अंग्रेजों को भी और भारतीयों को एहसास हो गया था कि अब अंग्रेज यहाँ ज़्यादा दिन रहने वाले नहीं हैं। तो इसके बाद वो लगभग दौर आ गया कि अब अंग्रेज जा रहे हैं। तो फरवरी 1947 में ये फाइनली पूरी तरह से आज़ाद हो गए। तो ये आंदोलन हुआ उदयपुर का आंदोलन जनजातियों का, जो कि मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में किया गया। अब हमने 3 प्रमुख आंदोलन पढ़े हैं। पहला, जो सबसे पहला, मेर विद्रोह, अजमेर, मेरवाड़ा और उसके आसपास के क्षेत्र में। दूसरा, भीलों का विद्रोह, और भीलों के विद्रोह में जो प्रमुख नेता थे गोविंदगिरी।
और तीसरा हमने देखा मोतीलाल तेजावत का उदयपुर के आसपास के क्षेत्र में आंदोलन, जिसको कहा गया एक ही आंदोलन। तीनों आंदोलन का अपना अपना महत्व है। तीनों के कुछ अलग अलग कारण हैं, ज़्यादातर कॉमन फैक्टर है। कॉमन फैक्टर यही है कि अंग्रेजों के द्वारा इन सब को कुचलने की कोशिश की गई, दमन करने की नीति अपनाई गई, जबकि इन स्थानों पर रहने वाले जो आदिवासी थे वो हमेशा से ही स्वतंत्र जीवन जीते आए थे। 3 आंदोलन हमने आज समाप्त किए। इसके बाद की जो आदिवासी आंदोलन बचे हुए हैं वो हम पढ़ेंगे अब नेक्स्ट पार्ट में। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। इसी तरह की अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.